नमस्कार, मेरा नाम दीपक पटेल है और मैं गवर्नमेंट नेहरू डिग्री कॉलेज बुढ़ार में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत है जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है और अंग्रेजी में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है। इस सिद्धांत के ऊपर मेरा व्याख्यान है और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिद्धांत है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब जर्मन आइडियोलॉजी में सन 1845 में इसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में यह बताया कि इतिहास केवल राजा रजवाड़ों की कहानियां ही नहीं है, बल्कि इतिहास के विभिन्न समय में, इतिहास के विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों में जो जो बदलाव हुए हैं, जो जो परिवर्तन हुए उत्पादन के साधनों में, उसी उत्पादन के साधनों के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन आया। कुल मिलाकर मार्क्स यह कहना चाहते हैं कि जब जब उत्पादन का साधन बदला तो उत्पादन के साधन बदलने के साथ साथ ही समाज में परिवर्तन आते गए। जो उत्पादन के साधन हैं या जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको कार्ल मार्क्स उनको जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं सब स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको कार्ल मार्क्स कहते हैं सब स्ट्रक्चर। और जो कल्चर है, संस्कृति है, विचार है, इन्हें कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास को, अब तक के इतिहास को 5 युगों में बांट दिया है। पहला युग है एज ऑफ स्लेवरी। पहला युग जो है एज ऑफ स्लेवरी, लेकिन इससे भी पहले एक एज बताया है उन्होंने, उसको पहला एज माना है। एज ऑफ स्लेवरी को पहला एज नहीं माना है, पहला युग एज ऑफ स्लेवरी को नहीं माना, पहला एज माना है उन्होंने प्रिमिटिव कम्युनल एज, आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग मार्क्स द्वारा बताए गए 5 युगों में पहला युग है। और मार्क्स ने कहा कि इस युग में कोई भी भेदभाव समाज में नहीं था, केवल एक ही अंतर था समाज में, वो था स्त्री और पुरुष का। स्त्री और पुरुष के विभाजन के अलावा कोई भी अन्य जो है नहीं था, जो कि स्त्री और पुरुष का विभाजन जो है नेचुरल है और यहाँ पे समाज में कोई भी ऊंच नीच नहीं था। लेकिन जब दूसरा एज आता है, एज ऑफ स्लेवरी, दूसरा युग जिसे कि हिंदी में कहते हैं दास युग, इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ स्लेवरी। मार्क्स कहते हैं कि दास युग में, मार्क्स का कहना है कि दास युग में अब यहां पे थोड़ी थोड़ी संपत्ति का महत्व बढ़ने लगता है, जो कि आदिम साम्यवादी युग में नहीं होता है। अब देखते हैं यहां पे दास युग में जिसके पास संपत्ति ज्यादा होती है तो वो मालिक बन जाते हैं, और जिनके पास संपत्ति कम होती है, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, वो दास बन जाते हैं। दासों को जो है मालिक के अनुसार कार्य करना पड़ता था, मालिक जैसा कहेंगे। ठीक है, फिर तीसरा युग मार्क्स ने बताया है द एज ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवादी युग। अब इस युग में मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन का तरीका बदल जाता है, उत्पादन का तरीका बदल जाता। दास युग में जो उत्पादन का तरीका था उससे उन्नत चीजें, उन्नत टूल्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे उत्पादन का तरीका बदला और इतिहास का युग भी बदल जाता है। तीसरा युग है सामंतवादी युग। इस युग में जो मालिक लोग हुआ करते थे दास युग के, वो अब सामंत बन जाते हैं, और जो दास था वो किसान बन जाता है। सामंत और किसान दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। चौथा जो युग है उसे मार्क्स ने कहा है द एज ऑफ कैपिटलिज्म, द एज ऑफ कैपिटलिज्म। एज ऑफ कैपिटलिज्म ये चौथा युग है। और इस युग में मार्क्स कहते हैं कि जो सामंत होते हैं वो है अब धीरे धीरे यहाँ पे उत्पादन का तरीका बदलता है, उनके पास पैसे हैं, नई नई मशीनें, नए नए औजारों का आविष्कार होता है, उसके माध्यम से अब जो है उत्पादन होने लगता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पे पूंजीवादी युग आता है और पूंजीपति जो है शोषण करता है किसका, श्रमिकों का। तो यहाँ पे दो वर्ग बन जाते हैं, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति जबरदस्त शोषण करता है श्रमिकों का और श्रमिक इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। और पांचवा युग
जिसे कि साम्यवादी युग कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का यह युग एक कोरी कल्पना है। कार्ल मार्क्स का यह युग अभी तक आया नहीं है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब श्रमिक वर्ग इकट्ठा हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, मजदूर इकट्ठा हो जाएगा और पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करेगा, और क्रांति करने के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका, और उसके बाद पुनः साम्यवादी युग की स्थापना होगी। ये कार्ल मार्क्स की कल्पना थी। आगे हम यह देखते हैं कि इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की है, कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया है। वो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं वो पहले देख लेते हैं। पहला है मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और तीसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला जो नंबर है मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको समझने से पहले दूसरा और तीसरा समझ लेंगे तो पहला नंबर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में जो चीजें आती हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन उसे कहा है मार्क्स ने जो जिसके माध्यम से उत्पादन का साधन, जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन के साधन के रूप में काम करते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जैसे टूल्स हो गया, मशीनरी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। इसे मार्क्स ने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहा है। उसके बाद फिर एक चीज बताया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसको मैंने डिफाइन नहीं किया कि दैट इज बिकॉज दिस इज वेरी इजी, क्योंकि बहुत इजी है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार कि जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनका अपने जो पूंजीपति हैं उनके प्रति कैसा रिलेशन है। अब आते हैं पहला नंबर जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो तात्पर्य है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या संबंध है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बीच का जो रिलेशन है दिस इज कॉल्ड द मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मशीन भी है और फिर क्या होते हैं वर्कर्स भी हैं और पूंजीपति भी हैं, इनका जो है आपस में किस प्रकार से रिलेशन है, इसे कहा जाता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म इनका किया गया है। मार्क्स ने जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने जो व्यक्ति है उसको एक आर्थिक मनुष्य मान लिया है, उसको एक आर्थिक मनुष्य मान लिया है, जबकि व्यक्ति केवल आर्थिक नहीं है, व्यक्ति सामाजिक भी है, व्यक्ति राजनीतिक भी है, व्यक्ति मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन कार्ल मार्क्स ने व्यक्ति को केवल आर्थिक माना है। एक चीज और है, कार्ल मार्क्स ने संघर्ष का और परिवर्तन का केवल एक ही कारण बताया है, सामाजिक संघर्ष के माध्यम से। या और ये भी कहा है कि इतिहास में जो युग होते हैं, जैसे जैसे युग बदलते जाएंगे, जैसे जैसे उत्पादन का साधन बदलेगा तो युग बदलेगा और युग बदलने से भी परिवर्तन आएगा। जबकि परिवर्तन के बहुत सारे कारण हैं, बहुआयामी कारण हैं समाज में परिवर्तन के। एक चीज मार्क्स की आलोचना की इस रूप में भी की जाती है कि मार्क्स ने कहा है कि चौथे युग के बाद, पूंजीवादी युग के बाद एक ऐसा युग आएगा, एक ऐसा युग आएगा जैसे साम्यवादी युग कहा है उन्होंने, आएगा और सब समाज में समान हो जाएंगे। जबकि अभी तक ऐसा युग नहीं आया है और ना ही संभव है। फ्रांसिस फुकुयामा एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से उन्होंने पूंजीवाद की वकालत की है, लिबरलाइजेशन की वकालत की है और कहा है कि आने वाले समय में, आने वाली दुनिया का जो युग आएगा उसमें कहीं भी दूर दूर तक साम्यवादी युग के संकेत दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।